आज का हमारा यहाँ पहला प्रश्न है संख्याओं 15, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 15 और 18 और 24 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे यहाँ पर तो हमारा लघुत्तम 360 मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी सही आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। चूंकि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो आप इसको 7 से अगर हम भाग करेंगे तो कितने सप्ताह बनेंगे। 7 पेना 35 तो आएगा 1 7 दूनी 14। तो इसका मतलब हर सप्ताह यहाँ कितने हो गए 52। तो 52 तो सप्ताह में यानी 52 सोमवार होंगे, 52 आपके इतवार होंगे, 52 मंगल, 52 बुध। लेकिन जो एक दिन बचा ये क्या क्या, ये सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी और रविवार भी। इसका मतलब इस 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। इसलिए जो इसकी प्रायिकता होगी वो 7 में 1 होने की प्रायिकता होगी, 1/7। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया है महत्तम समापवर्त 99, 153 बराबर 9। यानी 99 और 153 का महत्तम समापवर्त यदि 9 है तो उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आपको 2-3 चीजें इसमें कर सकते हो और बहुत आसानी से, क्योंकि आपको फार्मूला भी मालूम रहता है, पहली संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटे इसका हम लोग कर देंगे महत्तम समापवर्तक 9 और बराबर जो है लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ से इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 153 को 11 से आप लोग गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 1683, क्योंकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा बच्चों होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तब बड़े कोण का मान क्या होगा। इसमें चूंकि अगर हम छोटा कोण x मानते हैं तो इसका जो बड़ा कोण आएगा बच्चों वो x+18 आएगा और संपूरक कोण 180 अंश होते हैं, तो हो जाएगा 2x+118 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 18 कर दोगे तो यहाँ पर ये 162 आ जाएगा। 2x तो x बराबर हमारा बटे 2 कर दोगे तो 2 × 16 2 कम 2, यानी छोटा कोण आपका 81 है तो बड़ा कोण 18 इससे जो है अधिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम 81 तो यही हो गया और प्लस 18 ये हो गया बड़ा कोण, बस इसको जोड़ देंगे 9 इसका मतलब इसको जोड़ने से आ जाएगा हमारा 99, यानी बड़ा कोण जो होगा वो 99 होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि a/3 माइनस b/4 बराबर 1 हो तो और a की वैल्यू यदि 6 हो तो आपकी b की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए a है तो a की जगह हम रख देंगे 6/3 माइनस b/4 बराबर 1, 3 एकम 3 दूनी 6। अब आप इसको b-4 इधर ले आएंगे, इधर आज 2 आ जाएगा, 2 - 1 कर दोगे तो हमारा आ जाएगा ये b/4 बराबर 1। ठीक है, 3 गुणा कर दोगे तो b 4, तो v की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k की वैल्यू। तो मूल चूंकि जब बराबर होते हैं तो मूल बराबर होने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसका विविक्तकर बच्चों कितना होता है 0 होता है। तो विविक्तकर 0 करने के लिए यानी विविक्तकर क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ k² है, k है -4 और a यहाँ पर हमारा
कितना है, देखो 1 है और c बराबर 7 है बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 7 चौक 28 होगा, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 28 होगा। 7 चौक 28, 4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 7, यानी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 जीरो का विविक्त कर। अभी भी बता चुका हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विविक्त कर डी। यहाँ पर b की जगह पर है माइनस का 6 बच्चों, 6 का स्क्वायर माइनस 4 और a है 3 और c है 4, तो ये हो जाएगा 6 चरंग 36 प्लस का आ जाएगा माइनस 4 12, 12 चौक 48, और 48 में से 36 घटेगा तो माइनस का 12 आएगा, यानी इसका विविक्त कर जो होगा कितना आ जाएगा बच्चों, सी वाला माइनस 12 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, एक पासे की एक फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता। चूंकि जो हमारा पासा होता है उस पर 1 से लेकर के 6 तक गिनतियां होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो संभव हमारे 6 परिणाम आने की, लेकिन हमारे अनुकूल कितने हैं, 2 4 6, क्योंकि यही तीनों सम संख्या है, तो यानी 3, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता हो गई, सम अंक आने की प्रायिकता कुल संभव घटनाएं, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 प्रतियोगिता प्रायिकता रहेगी, यानी क्योंकि आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे, तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तभी कर पाओगे। गुणनखंड कैसे होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर 10 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसका योग जो है वो 7 हो, तो 5 दूनी 10, 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन करोगे, यहाँ भी x प्लस 5, यानी x प्लस 5 x प्लस 2 आएगा, इनको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो एक तो -5 आ जाएगा, दूसरा -2 आ जाएगा, यानी दोनों होंगे -2 -5, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी आपके समरूप त्रिभुज होते हैं। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु a यानी 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो के निर्देशांक क्या होंगे। आप इस चित्र को देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आप लगा लीजिए, लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन हो सकता है। मान लो y बिंदु ये है, यहाँ पर इसके y पर x 0 होता है, y 0, y मान लो ये कोई बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु ये a है और ये यहाँ पर मान लो इधर ये कोई b बिंदु है। ये हो गया ये वाला 6 और 5, और ये हो गया -4, 3, ये दोनों समदूरस्थ है। मान लो यहाँ पर ये P बिंदु था, तो PA बराबर PB, दोनों बिंदुओं के, चूंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। कैसे, फार्मूला √x1 - x2 प्लस y1 - y2, दोनों से बराबर कर लीजिए, यानी PA यहाँ पर हमें निकालना रहेगा, PA बराबर PB। जैसे ही आप इसको निकालोगे, मैंने काफ़ी बड़ा इसको सॉल्व किया है, जब आप इसको निकालोगे दोनों तो हमारा ये ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 5 की x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगी। -3 देखिए यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 5 ऊपर जाओगे तो हो जाएगा -3 और 5। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ये होगी, x अक्ष से दूरी यानी y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी, x अक्ष पे कितना हम चल के गए हैं, 3, यानी -3 मात्रक, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका त्रिकोणमिति से कम से कम आपके 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए tan थीटा दिया है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर ये थीटा बना दोगे, लंब, तो लंब हो गया 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ए बी सी यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चलने में, तो अब आपका बी सी यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आगे 2ab का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ए सी करोगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो हमने फिगर बनाई थी, ये हमारा था 2ab, ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कास थीटा पूछ रहा, कास थीटा होता है आधार, यानी आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ से बच्चों बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा सा प्रश्न है, यानी ये कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 है, तो यहाँ से कॉस ए आप निकाल लीजिए, यह आ जाएगा 1/√2, और कॉस में वैल्यू ये 45 यानी 45 की होती है। तो इसका मतलब यहाँ से कॉस ए बराबर कॉस 45, तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 45। जब ए की वैल्यू 45, तो साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर ए तो हम रख लेंगे साइन स्क्वायर 45, और साइन में भी वैल्यू जो होती है वो 45 की 1/√2 ही होती है, 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आंसर भी आप 1/2 चूज कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ये है, इसकी त्रिज्या r है, तो एक मिनट में ये कितना त्रिज्यखंड बनाएगी। तो एक मिनट में जो सुई है वो हमारी 6 डिग्री कोण आच्छादित करती, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 60 से भाग कर देंगे 360 को, तो आ जाएगा 60 डिग्री। और किसी कोण द्वारा आच्छादित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई, पढ़ा होगा आपने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर पाई पाई रहने दो, आर स्क्वायर थीटा है 6 बटे कर देंगे 360, 6 कम 6 छरंग 36। इसका मतलब इसका जो बनकर के आएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 60, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो जब भी हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कोण को जो है रेडियन में बदलना रहता है। तो आप करोगे क्या, इसके लिए बहुत आसानी से आप इसमें भी एक बना सकते हो। इस 60 डिग्री का हो गया कोण और 60 का, और ये आपका चाप हो गया। तो 180 अंश में होते हैं बच्चों पाई रेडियन, ये आपको याद रखना है। तो एक अंश में हो जाएंगे पाई बटे 180, कोण कितना चला है 60 इंटू 60 कर देंगे, 6 कम 6 छरंग 36, यानी 6 कम 6 छतियाँ 18, सॉरी 3 आएगा, तो पाई बटे 3 कोण चलेगा ये। तो कोण बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण हो गया पाई बटे 3, चाप हो गया मान लो x, त्रिज्या हमारी यहाँ पर दी गई है 21। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा हल करोगे तो ये आ जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3
x बराबर 3x बराबर 21 इंटू पाई। अब 21 इंटू पाई रख दोगे 22/7, 7 एकम 7 नहीं आई 21, तो ये हो जाएगा 3, ये हमारा ऊपर देखिए 3x बराबर 3 इंटू कितना आ रहा था, ये हमारा 3 इंटू 22, 3 जगह नहीं है, 3 इंटू 22, तो 3 3 कट गया तो x बराबर 22, यानी चाप जो होगा वो होगा हमारा 22 सेंटीमीटर का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 1:2 है और उनकी ऊंचाई 4:1 के अनुपात में है, उनके आयतन क्या होंगे। मान लेते हैं हमारी जो त्रिज्याएं हैं उनको हम अलग अलग यहाँ पर मान लेंगे। मान लो हमारा देखिए ये हो गया r1 और ये हो गया r2, ये हो गया ऊंचाई। तो उनका जो आयतन होता है मान लेते हैं, एक का आयतन है v1, एक का आयतन है v2, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर h1 कर लीजिए, क्योंकि r1 r2 हो जाएंगे, h1 अपान पाई r2 स्क्वायर h2, ये दोनों कट गए। अगर यहाँ पर हम r1 की वैल्यू देखें तो 1 है, h1 की वैल्यू यहाँ पर हमारा 4 है बटे r2 यहाँ पर देखिए 4 है और h2 हमारा 1 है, ये भी हमारा कट गया तो आ गया 1:1, यानी 1/1 माने 1:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो चूंकि शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो आप यहाँ से देखिए, जब आप कोई ये देखिए मैं बना देता हूँ, इससे आप बहुत स्पष्ट ढंग से समझ पाएंगे। अब ये देखिए, इससे अगर आप कोई ये शंकु आप काटते भी हो क्या होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 4.2, और त्रिज्या जो होगी, जो आधार था इसका वो 4.2 का कितना रह जाएगा आधा, तो त्रिज्या हो जाएगी 2.1 और ऊंचाई इतनी, तो ये हो जाएगा 1/, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो हो जाएगा 1/3 पाई, आप रख दोगे 22/7 और r 2.1 इंटू 2 r स्क्वायर होता है ना 2.1 इंटू ऊंचाई हो जाएगा 4.2। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19.4। क्लियर, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 19.4 आएगा। फार्मूला आप लगा दिया मैंने, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 की हमारी क्या है, 5 की बारंबारता, 5 कितनी बार आया है, यहाँ पर 5 3 बार आया है, 7 हमारा 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो बहुलक चूंकि यहाँ पर 7 है, तो चूंकि 5 की भी बारंबारता 3 है, 7 की भी 3 है, तो बहुलक दोनों नहीं हो पा रहे। इसका मतलब अगर अल्फा यहाँ पर 7 हो जाएगा, जब अल्फा यहाँ 7 हो जाएगा तो 7 की जो बारंबारता है वो 4 आ जाएगी। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू केवल और केवल 7 होगी, तभी ये बहुलक बन पाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। ऐसा प्रश्न जरूर आता है, जरूर सोच के जाइएगा। n प्रेक्षणों का माध्य, जो n प्रेक्षण है उनका माध्य कितना है, x बार है, यानी उसका औसत x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षण क्या होगा। तो सदैव याद रखिएगा, अगर जोड़ा जाए तो जुड़ जाता है और घटाया जाए तो घट जाता है, और अगर सबको भाग किया जाए तो उतना ही भाग हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर जोड़ा गया है तो इसका मतलब नया जो माध्य बनेगा वो हो जाएगा x बार प्लस अल्फा। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। मैं 10 प्रश्न अलग से लेकर के आऊँगा जिससे वीडियो बहुत बड़ी ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।